सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए आज के हेडलाइंस पर सबसे पहले डालते हैं एक नजर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डेंगू के फैलते बीमारी को लेकर सीएमओ ऑफिस को घेरा। यूपी कॉलेज परिसर में मजार के विस्तारीकरण का मुद्दा गरमाया। निर्माण कार्य को लेकर छात्र हुए आक्रोशित, मुख्य द्वार बंद कर दिया धरना। मतदाता पंजीकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम का आर्य महिला कॉलेज से हुआ शुभारंभ। और बीएचयू में फीस वृद्धि के खिलाफ आंदोलनरत एबीवीपी कार्यकर्ताओं का सिंह द्वार पर प्रदर्शन। और अब समाचार विस्तार से। उदय प्रताप कॉलेज परिसर में मजार के विस्तारीकरण और नवीनीकरण का मुद्दा बुधवार सुबह गर्मा गया। यूपी कॉलेज परिसर में मजार के विस्तारीकरण और नवीनीकरण का मुद्दा बुधवार सुबह गर्मा गया। कॉलेज परिसर के भीतर स्थित एक मजार में चल रहे निर्माण कार्य को लेकर छात्र आक्रोशित हो गए और इस मुद्दे पर छात्रों ने यूपी कॉलेज का मुख्य द्वार बंद कर दिया। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए मौके पर कमिश्नरेट पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे और छात्रों को समझाने का प्रयास किया। छात्रों का आरोप है कि बाहरी तत्व आकर रात में चोरी छुपे इस मजार में निर्माण कार्य करा रहे हैं और अब उसे एक मस्जिद का स्वरूप दिया जा रहा है। यूपी कॉलेज के छात्रों का कहना था कि मजार पहले से ही परिसर में स्थित है, लेकिन अब इसे वृहद स्वरूप देने के लिए लगातार चोरी छुपे निर्माण कार्य कराया जा रहा है। शैक्षणिक परिसर के भीतर इस तरह के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। परिसर में लगातार बाहरी लोगों का दखल बढ़ता जा रहा है। मुद्दा था कि रात्रि के दौरान 2 बजे ईंट और बालू गिट्टी सब यहाँ गिरा के मस्जिद को बढ़ाने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि गार्ड को संज्ञान में नहीं था, कार्य प्रशासन के संज्ञान में था। लिखित रूप से ये आदेश है। यहाँ पे 4 ईंटे की मजार थी, लेकिन आज इतना बड़ा मजार हो गया है, मस्जिद को रूप दिया जा रहा है। इस मजार को कब्जा किया जा रहा है जानबूझ को। यहाँ पे जो मुसलमान लोग हैं कब्जा कर रहे हैं यूपी कॉलेज में हमारे। इस बात को कॉलेज प्रशासन ने लिखित आश्वासन दिया हुआ है कि हम लोग के बिना जानकारी में ये ईंट और बालू गिराया गया है। बीएचयू में फीस वृद्धि के विरोध में चल रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन के तहत बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सिंह द्वार पर प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हुई फीस वृद्धि के विरुद्ध चल रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन के तहत बुधवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने सिंह द्वार पर प्रदर्शन किया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रशासन द्वारा विभिन्न कोर्स की फीस एवं छात्रावास की फीस में बढ़ोतरी की गई है। इस फीस वृद्धि के निर्णय के विरुद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पिछले कई दिनों से हर स्तर पर आंदोलन कर रहा है। इस बीच चक्का जाम का विरोध कर रहे नागरिकों से एक छात्र उलझ पड़ा और हाथापाई करने लगा। इसके बाद पुलिस ने बलपूर्वक छात्र को वहां से खींचकर हटाया और दोनों छोटा गेट खुलवा दिया। छात्र नेताओं का कहना है कि आंदोलन अब निर्णायक दौर में पहुंच चुका है। अब जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं होती, सिंह द्वार बंद रहेगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इस विश्वविद्यालय के अंदर हुए फी हाइक के संदर्भ में आज 24वें से 25वें दिन तक आंदोलन पर बैठा रहा, लेकिन ये गूंगा बहरा विश्वविद्यालय प्रशासन जिसे हमने जगाने का प्रयास कहीं भैंस के आगे बिन बजाकर किया तो कहीं शंखनाद करके किया, लेकिन इस गूंगे बहरे विश्वविद्यालय प्रशासन के कान पर जूं नहीं रहेगा और मुंह में दही जमा रहा। और उसी जमे दही और उसी बेशर्मी का प्रतीक है कि आज विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता सिंह द्वार पर आकर बैठ गया है और हम यहाँ भी अनिश्चितकालीन तक बैठे रहेंगे जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती। डेंगू के बढ़ते मरीजों को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुर्गाकुंड स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया और उन्हें पत्रक सौंपा। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने दुर्गाकुंड क्षेत्र स्थित मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय का घेराव कर डेंगू के बढ़ते मरीज को लेकर पत्रक सौंपा। इस दौरान अजय राय के नेतृत्व में दर्जनों की संख्या में कार्यकर्ता दुर्गा मंदिर से पैदल चलते हुए सीएमओ कार्यालय तक पहुंचे, जहां पर काफी संख्या में पुलिस फोर्स मौजूद थी। इस दौरान कांग्रेस के अजय राय ने पत्रक देते हुए कहा कि डेंगू के मरीज दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसकी तत्काल जांच कराकर लोगों को दवा व प्लेटलेट्स मुहैया कराई जाए। इसके साथ दवाओं का छिड़काव करना चाहिए। आज प्राइवेट अस्पतालों में प्लेटलेट्स के मनमाने दाम वसूले जा रहे हैं, जो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। लगातार डेंगू के प्रकोप से पूरे प्रदेश की जनता बहुत ही ज़्यादा परेशान है। काफ़ी ज़्यादा इसमें कैजुअलिटीज़ हो गई, काफ़ी लोग जो है असमय मृत्यु हो गई उनकी कोरोना काल में। इसमें कोरोना के समय से और आज जो डेंगू के समय काफ़ी ज़्यादा हुई है। मैं समझता हूँ काफ़ी लोग बीमार अस्पतालों में बैठे पड़े हैं, हॉस्पिटल में हैं। और जो प्लेटलेट्स की जिस व्यवस्था है 9,000, 12,000, 15,000, 17,000 मुँह मांगा। जैसे कोरोना के काल में जो इंजेक्शन रेमडेसिविर से लेके इंजेक्शन बेड के लिए जो जिस तरीके से मारामारी थी, इस समय आज प्लेटलेट्स के लिए मारामारी है। अनाप शनाप पैसे लिए जा रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल, सरकारी अस्पताल में जगह नहीं है। हम लोग इसके आज
विरोध में कि आम जनता मर रही है, परेशान है। इनका सरकारी अधिकारी जो एयरपोर्ट पे कर्मचारी था, श्रवण कुमार, एटीसी टावर में कर्मचारी अधिकारी था, वो एक्सपायर पहला पुष्टि किया सरकारी विभाग ने, क्योंकि सरकारी अधिकारी मरा है तो पुष्टि करने की मजबूरी हो गई। नहीं तो आम आदमी मर रहा था, उसको भेड़ बकरियों की तरह उस पर कोई पुष्टि नहीं हुई और वो सैकड़ों लोगों काल के उसमें सबकी जान चली गई। मंगलवार की शाम दरेकू क्षेत्र में दरोगा को गोली मारने की घटना में 24 घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस को कोई सफलता नहीं मिल पाई है। दरोगा को गोली मारने के 24 घंटे बाद भी घटना की तह तक पहुंचने में पुलिस सफल नहीं हो पाई है। मंगलवार की शाम रोहनिया के दरेकू क्षेत्र में दरोगा अजय यादव को गोली मार दी गई थी। पुलिस की सारी कवायद सीसीटीवी फुटेज की जांच और मोबाइल सर्विलांस तक ही सीमित है। हमलावर किधर से आए और किधर भागे अभी कुछ पता नहीं चल पाया है। बुधवार को पुलिस कमिश्नर ए सतीश गणेश ने अपने अधीनस्थों संग फिर घटनास्थल का दौरा किया। वे राजा तालाब क्षेत्र के उस बुलेट वर्कशॉप पे भी गए जहां दरोगा ने अपनी मोटरसाइकिल ठीक कराई थी। वैसे दरोगा अजय यादव का मोबाइल घटनास्थल से लगभग 2 किलोमीटर दूर दरेकू के पास चालू हालत में मिला है, जबकि पहले पुलिस ने कहा था कि घटना के कुछ देर बाद मोबाइल बंद हो गया था। वैसे अभी तक के घटनाक्रम से मिले सारे साक्ष्य पुरानी रंजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं, क्योंकि अगर सिर्फ पिस्टल लूट के इरादे से इस घटना को अंजाम दिया गया होता तो हमलावर बड़ी आसानी से दरोगा को गोली मारकर पिस्टल लूट लिए होते। लेकिन दरोगा के बयान और मौके से मिले सारे सबूत इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि यह सिर्फ लूट का मामला नहीं था, बल्कि इसमें पुरानी किसी रंजिश का मामला है। इसके बाद जब दरोगा ने 2 हमलावरों को पकड़ लिया तो तीसरे हमलावर ने दरोगा की पिस्टल से उसे गोली मारकर भाग गए। मौके से मिले दरोगा के बैज और नेम प्लेट से मारपीट की पुष्टि होती है। सवाल यह भी है कि किसी पुलिस वाले से कोई पहले से तय होकर मारपीट क्यों करेगा? आखिर कौन ऐसा था जो दरोगा को सबक सिखाना चाहता था? वैसे हमलावर भी नौसिखिए प्रतीत होते हैं। ऐसा नहीं होता तो भागते समय वे दरोगा का मोबाइल लेकर नहीं भागते। इससे पुलिस को उनके भागने के रास्ते का काफ़ी कुछ अंदाज़ा हो गया है। पुलिस भी उन्हीं रास्तों में पड़ने वाले सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है जो मोबाइल के रास्ते में हैं। दरोगा ने अपने बयान में दोहराया है कि हमलावर कम उम्र के थे, लगभग 18 से 20 साल के रहे होंगे। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि हमलावर शातिर अपराधी नहीं रहे होंगे। अब सवाल उठता है कि आखिर दरोगा की किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है कि बात इतनी बढ़ जाए कि नौबत गोलीबारी तक पहुंच जाए। इस संबंध में पुलिस की जांच पुराने फार्मूले जर जोरू और ज़मीन पर केंद्रित हो गई है। हो सकता है दरोगा ने किसी के मान सम्मान को इतनी ठेस पहुंचाई हो कि हमलावरों को पुलिस की वर्दी का खौफ भी कम पड़ गया हो। इसकी संभावना ज़्यादा प्रतीत होती है। आमतौर पर पुलिस का व्यवहार आम जनता के प्रति बहुत रूखा होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग पुलिस के इस व्यवहार को यह सोचकर स्वीकार कर लेते हैं कि कौन पुलिस वाले से पंगा ले और उच्चाधिकारियों तक अपनी शिकायत नहीं पहुंचाते। बहरहाल इस घटना के संबंध में पुलिस अभी तक कुछ भी बताने को तैयार नहीं है, लेकिन इतना तय है कि जब भी इस मामले का खुलासा होगा तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आएंगे। दूसरी तरफ पत्रकारों ने बुधवार को दरोगा से मुलाकात की। वे अब भी अपने पुराने बयान पर कायम हैं कि उनकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। जब वे अपने निर्माणाधीन मकान से वापस लौट रहे थे तो मोटरसाइकिल सवार 3 हमलावरों ने रोका, फिर कहा कि बहुत गुंडे बनते हो। इसके बाद हाथापाई की, फिर गोली मारकर भाग गए। फिलहाल दरोगा की हालत में व्यापक सुधार हुआ है। 1-2 दिन में उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक पेंटिंग प्रदर्शनी का आयोजन 11 से 17 नवंबर तक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होगा। वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। यह प्रदर्शनी आगामी 11 नवंबर से 17 नवंबर तक रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में होगा, जिसमें मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित पेंटिंग्स का प्रदर्शन होगा। यह जानकारी बुधवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेस वार्ता में बीजेपी काशी क्षेत्र के अध्यक्ष महेश चंद्र श्रीवास्तव ने पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल करेंगे। पेंटिंग्स मशहूर पेंटर अकबर खान ने बनाई है। अकबर खान दुबई में रहते हैं। प्रदर्शनी में जीएसटी और सर्जिकल स्ट्राइक को भी दर्शाया जाएगा। कन्वेंशन सेंटर पर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी करेंगे और केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल जी भी, दोनों लोग के द्वारा इस प्रदर्शनी का उद्घाटन होगा।
ये प्रदर्शनी 11 तारीख से शुरू होके 17 तारीख तक चलेगी। इसमें एक ऐसा चित्रण है जो किसी के भी जीवन में परिवर्तन ला सकता है। देश का नेतृत्व किस तरह से आदरणीय मोदी जी, एक छोटे से जीवन यापन करने वाला व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री कैसे बनता है, ये इस प्रदर्शनी में इस बात का बखूबी चित्रण करने का काम दुबई के बहुत ही खूबसूरत कलाकार, बहुत ही मार्मिक कलाकार आदरणीय अकबर साहब ने किया है। तो ये पेंटिंग काशी वासियों के लिए यूँ भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि काशी के सांसद का चित्रण एक दुबई में रहने वाले मिस्टर अकबर साहब करते हैं और उसका प्रदर्शनी पूरे देश में लग रहा है। 11 तारीख से ये प्रदर्शनी वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर पर भी लग रहा है। बुधवार को आर महिला पीजी कॉलेज के प्रांगण में मतदाता पंजीकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मतदाता पंजीकरण एवं जागरूकता कार्यक्रम का शुभारंभ बुधवार को आर महिला पीजी कॉलेज के प्रांगण में मुख्य अतिथि अपर जिलाधिकारी नगर द्वारा किया गया, जिसमें उन्होंने छात्राओं को पंजीकरण एवं मतदान के लिए जागरूक किया। अंतर्राष्ट्रीय धाविका एवं भारत निर्वाचन आयोग की यूथ आइकॉन नीरू मिश्रा ने छात्राओं को मतदान हेतु प्रेरित किया। राष्ट्रीय सेवा योजना की 5 इकाइयों द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में जिला विद्यालय निरीक्षक प्रभाष कुमार झा, जिला कार्यक्रम अधिकारी DK सिंह, विविध कॉलेजों के प्रधानाचार्य एवं AERO धर्मेंद्र प्रसाद द्विवेदी इत्यादि ने भाग लिया। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक डॉक्टर बाला लखेंद्र ने कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत मतदान का महत्व बताते हुए किया। राष्ट्रीय सेवा योजना की स्वयं सेविकाओं ने नुक्कड़ नाटक अब पछताए होत क्या के माध्यम से लोगों को मतदाता पंजीयन हेतु जागरूक किया। 9 नवंबर से विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण का प्रोग्राम शुभारंभ किया गया है और ये सभी विधानसभाओं में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रारंभ किया गया है और इसमें निर्देश थे कि प्रत्येक विधानसभा में एक जगह प्रोग्राम किया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए। उसी कड़ी में यहाँ आज एक प्रोग्राम जिले स्तर का आयोजित हुआ है। आज से लेकर के 8 दिसंबर तक मतदाता सूची पे दावे एवं आपत्तियाँ प्राप्त की जा सकती हैं। बीच में 4 विशेष अभियान होंगे जो शनिवार को होंगे। उस दिन हमारा BLO बूथ पे उपस्थित होगा। जिस व्यक्ति को फॉर्म जमा करना है, मतदाता सूची का अवलोकन करना है, वो वहाँ पे उस दिन अनिवार्य रूप से मिलेगा। बाकी के दिनों में हमारे BLO घर घर जा कर के मतदाता सूची के अनुसार उसको देखेंगे, कोई व्यक्ति छूटा ना हो। किसी का नाम डिलीट करना है, कोई व्यक्ति अगर वहाँ नहीं रहता है या मृतक हो गया है तो वो डिलीशन का काम करेंगे। इसके अतिरिक्त जो भी मतदाता सूची में कमियां होंगी वो इस दौरान घर घर जाकर के दुरुस्त करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7वें आदर्श ग्राम सम्मेलन का उद्घाटन काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 11 नवंबर को करेंगे। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 11 नवंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7वां आदर्श ग्राम सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। यह राष्ट्रीय सम्मेलन मैनेजमेंट फैकल्टी में 3 दिन यानी कि 13 नवंबर तक चलेगा। बुधवार को स्थित मैनेजमेंट फैकल्टी में प्रेस वार्ता के दौरान कृषि विशेषज्ञों ने बताया कि दक्षिण भारत की कृषि विशेषज्ञों की टीम अब पूर्वांचल के किसानों और नीति नियंताओं को खेती और किसानी के गुर सिखाएगी। दक्षिण भारत के 4 राज्यों के 200 से ज़्यादा गांवों को आदर्श रूप दिया जा चुका है। वहीं अब उत्तर भारत के पूर्वांचल से इसकी शुरुआत की जा रही है। दक्षिण भारत में कृषि विकास को लेकर काम करने वाली संस्थान व्हील ग्लोबल फाउंडेशन के स्मार्ट विलेज डेवलपमेंट के प्रमुख प्रदीप कपूर ने कहा कि यह 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस अमेरिका और यूरोप समेत 20 देशों के 800 से ज़्यादा शोधार्थी और वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाएगा। वहीं 50 से अधिक कंपनियों और विश्वविद्यालयों के डेलीगेट्स इसमें आ रहे हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज काशी हिंदू विश्वविद्यालय 7th आइडियल विलेज कॉन्फ्रेंस जो कि रूरल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर सस्टेनेबल ग्रोथ पे आधारित है, इसका शुभारंभ 11 तारीख को करने जा रहा है, जिसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी श्री आदित्य योगीनाथ जी करने जा रहे हैं। और हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि जो मूवमेंट, जो हम एक उद्देश्य के साथ आगे बढ़े थे व्हील्स ग्लोबल फाउंडेशन के, वो उद्देश्य बिना चीफ मिनिस्टर मुख्यमंत्री योगी जी के आशीर्वाद के बिना पूरा होना संभव नहीं था। और इस केवल उनके इस आगमन से हम पूरी तरीके से आश्वस्त हैं कि ये कार्यक्रम सफल होगा
और जो उद्देश्य हमारा है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश और ख़ास तौर से पूर्वांचल के ग्रामीण अंचल के विकास के लिए काम करें, उसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और प्रदेश सरकार हमारा सहयोग करेगी। शहर में यातायात को सुगम बनाने के लिए बने पुलों की गुणवत्ता पर अब सवाल उठने लगे हैं, क्योंकि लोकार्पण के कुछ ही महीनों बाद ही उनमें गड्ढे हो जा रहे हैं। शहर में यातायात को सुगम बनाने के उद्देश्य से कई पुलों और फ्लाईओवरों का निर्माण कराया गया है, लेकिन इन पुलों की गुणवत्ता पर बराबर सवाल उठते रहे हैं। लगभग साल भर पहले कोनिया घाट पर ऐसे ही एक पुल का निर्माण कराया गया था। 26 करोड़ की लागत से बने पुल के निर्माण की गुणवत्ता भी सवालों के घेरे में आ गई है। पुल से गुजरने वाले लोगों के अचरज का उस समय ठिकाना न रहा जब बुधवार को इस पर एक बड़ा सा गड्ढा देखा गया। यह संयोग ही था कि इस गड्ढे में फंसकर कोई वाहन दुर्घटनाग्रस्त नहीं हुआ, वरना जनधन की भारी क्षति हो सकती थी। दरार आने से इस पुल से जुड़ी आगे की योजनाओं पर भी प्रश्न चिन्ह लग गया है। याद रहे कि वरुणा नदी पर बने नए पुल की सड़क भी पिछले दिनों धंस गई थी। इस मामले में शासन ने कई अभियंताओं को निलंबित कर दिया है। चौका घाट और आशापुर फ्लाईओवर की गुणवत्ता पर भी सवाल उठते रहे हैं। फुलवरिया 4 लेन निर्माण में घपले की शिकायत मिलने पर पिछले दिनों उप परियोजना प्रबंधक को हटाया गया था। संत बाबा बिरबल दास साहेब जी का वार्षिकोत्सव मंगलवार संत कंवरराम कुटिया में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। संत बाबा बिरबल दास साहेब जी का वार्षिकोत्सव मंगलवार को संत कंवरराम कुटिया अमरनगर वाराणसी में बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। वार्षिकोत्सव शाम 7 बजे आरती साहिब के साथ प्रारंभ हुआ। सागर एवं विशाल पार्टी के भजनों ने सिंधी समाज के जन समुदाय का उत्साह बढ़ाया। संत साईं श्रीचंद को सिंधी समाज के अलग अलग पंचायतों से आए मुखियागण एवं समितियों से आए अध्यक्षों ने माल्यार्पण कर संत जी का स्वागत कर आशीर्वाद प्राप्त किया। संत जी ने रामधुनी कर एवं आशीर्वाद वचन देकर भक्तों को भाव विभोर कर दिया। इस कार्यक्रम में दिलीप, ईशरानी, कमल, गोवर्धन, हंसराज, श्याम, संजय, रिंकू, जय, सुशील, रोशनलाल आदि उपस्थित थे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।